एक्चुअली लेक्चर तो ये पहले ही है, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने किया था वो हमने इंट्रोडक्शन किया था. एंड येस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसक्यूएल, दैट इज़ व्हाट इज़ अ डेटाबेस. तो इसमें हम डेटा के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे एंड पूरा कंसेप्चुअल रहने वाला है. अभी कोई भी कोडिंग पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है. ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है. सबसे पहले वी हैव दिस क्वेश्चन दैट विच सेज दैट ओके, व्हाट इज़ अ डेटा. डेटा क्या होता है? तो डेटाबेस में आगे बढ़ने से पहले डेटाबेस लिखा है, तो हमें पहले एक मेन टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज डेटा, जिसके इर्द गिर्द ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, अब देखो, डेटा होती है एक रॉ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. डेटा इज अ रॉ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है. आपका नाम, वो एक इन्फॉर्मेशन है. योर मार्क्स, वो एक इन्फॉर्मेशन है. आपका फ़ोन नंबर, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है. आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपको आपका होने का एहसास दिलाती है, वो एक इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो कि मान लो तुम्हारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तुम्हारे दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स, फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, वो सब आपका डेटा है. ठीक है, दैट एवरीथिंग इज़ योर डेटा. एक बात बताओ, तुम्हें किसी को कॉल करना है, तुम डायरी में नंबर लिखोगे, तुम दिमाग में नंबर लिख लोगे, बट है तो वो नंबर एक डेटा ही ना. ठीक है, अब हर कॉन्टैक्ट का अपना एक एट्रीब्यूट होता है, नेम होता है, फ़ोन नंबर होता है, ईमेल होता है, वो सब कुछ डेटा है. तो तुम समझ गए होंगे कि एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव और एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू समथिंग इज अ डेटा. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज अ डेटाबेस. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये नोट्स अपने आप खुद लिखते रहो कॉपी में, क्योंकि नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक कुछ होता है. या ठीक है, तो व्हाट इज़ अ डेटाबेस. डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट विच कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड. ठीक है, अब मान लो मैंने तुमसे बोला डेटा है मेरे पास. ठीक है, मेरे पास डेटा है, वो डेटा हवा में तो है नहीं ना. उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा. दिस डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर, राइट. ठीक है, इस चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अमेजोन का नाम सबने सुना है. सी, अमेजोन का नाम तो सबने ही सुना होगा. ओके, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आया अमेजोन से, जो बात जब मैं बहुत छोटी थी, अराउंड 7-8 में होंगी, तो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि अमेजोन का लोगो ऐसा क्यों होता है. अमेजोन के लोगों का मतलब ये होता है A to Z विद अ स्माइल. ये होता है ना, A to Z विद अ स्माइल, ये मतलब होता है. तो या मतलब मुझे चीज़ याद आई अमेजोन देख के, तो आई टोल्ड यू. ठीक है, तो अमेजोन का लोगो है, अमेजोन है, ठीक है, कंपनी. अब अमेजोन के पास कितना डेटा होगा, खुद सोचो. अमेजोन जैसी शॉपिंग वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, उसको कस्टमर का भी डेटा रखना है, जो स्टॉक आ रहा है उसका भी डेटा रखना है, ट्रांजैक्शंस का भी डेटा रखना है, सारे. अगर आप एक जीन्स भी लेने चाहते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसमें 10 तरह के डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसे सारी चीज़ों का डेटा रखना है. तो वो एक हवा में वो डेटा नहीं रख सकता, उसको एक डेटा बेस चाहिए होगा, एक स्टोरेज हब चाहिए होगा, जहाँ पे वो अपना डेटा कंफर्टेबली रख सके, राइट. ये देखो, ये है, तो उसको एक स्टोरेज चाहिए होगी, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस. इस स्टोरेज को हम कहते हैं डेटाबेस. वही चीज़ डेफिनेशन में है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. अब ऐसा तो नहीं है कि अमेजोन है तो मतलब अमेजोन पे अगर क्लोथिंग ब्रांड है कोई, तो अमेजोन पे आपको क्लोथ्स मिल रहे हैं तो कुछ और ही मतलब आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा. शूज़, क्लोथ्स, कपड़े, बर्तन, ये सब मिलेगा. अब आपको इस पर अगर मान लो आपको कोई बच्चा अडॉप्ट करना है, तो आप अमेजोन से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते ना. मतलब अनरिलेटेड चीज़ें नहीं हो सकती हैं, रिलेटेड होगी कि शॉपिंग आइटम्स मिलेंगी जो वैलिड हो. ठीक है, तो रिलेटेड डेटा, ठीक है, स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ऑब्वियसली इतना सारा डेटा है तो वो अलग अलग कैटेगरीज में स्टोर्ड होगा, वो रैंडमली स्टोर नहीं हो सकता है. विच कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड. ऑब्वियसली यार, अमेजोन जैसी साइट से रोज हजारों लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लाखों लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो उन सबका एक प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए कि उनकी जो वेबसाइट है, उनका जो वेब पेज है, वो लॉगिन सही से हो जाए, वो खोल आसानी से जाए, पूरा प्रॉपर मैनेज होना चाहिए और अपडेट होते रहना चाहिए. कि ठीक है, अब कोई नया प्रोडक्ट आया, ऐसा तो है नहीं कि 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, एक ही जीन्स चल रही है. सारी जीन्स आएंगी, मॉम्स जीन्स आएगी, बॉयफ्रेंड जीन्स आएगी, वाइड लेग आएगी, स्ट्रेट फिट आएगी, तो हर तरह का एक कंटेंट आएगा. तो उसको अपडेट करते रहना, उसको मैनेज करते रहना, ये काम रैंडमली नहीं होता है, ये काम पूरा एक डेटा बेस में होता है. ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि जो आपका डेटाबेस है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है. कोई भी पूछे कि शॉर्ट में बताओ डेटाबेस क्या होता है, क्लास में जाओगे, टीचर्स पूछेंगे, पढ़ाने से पहले जरूर पूछेंगे, हमसे भी पूछा था. तो उसमें क्या होगा, आपको बस ये बोलना है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटाबेस इज अ प्लेस
वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ये एग्जाम्पल अमेजोन का याद रखना, इससे तुम्हें आधी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। इसके अब आर्ट का एग्जाम्पल है, देखो मैंने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखा है, बैंक सिस्टम, ठीक है। तुम्हारा बैंक है, बैंक में कितने सारे पैसे होते हैं, तो तुम्हारा अपना एक अकाउंट नंबर होता है, अपना बैलेंस होता है, अपने ट्रांजैक्शंस होते हैं और अपनी ही डिटेल्स होती हैं। तुम पेटीएम ऐप खोल लो, ठीक है, पेटीएम में तुम्हें सब मिलेगा। तुम्हारा एक ऑनलाइन बैंक मान लो पेटीएम है, उसमें तुम्हारा अपना अकाउंट नंबर होगा जिस बैंक से तुमने लिंक कर रखा है, तुम्हारा बैलेंस होगा कि तुमने जितने पैसे खर्च कर दिए अब कितने बचे हैं, तो ये सब कुछ कहीं स्टोर हो रहा है ना। पेटीएम ऐसे रैंडम तुम्हें तो एक यूआई दिख रहा है, ठीक है। अब तुमने तो बस खटाक से पेटीएम करो, आवाज आ गई, तुम खुश हो कि चलो भैया हमने शॉपिंग कर ली। लेकिन द थिंग इज कि उसके बैकएंड में कितना कुछ हो रहा है, उसके डेटाबेस में कितना डेटा रोज प्रोसेस होता है, कितना डेटा स्टोर होता है, कितना डेटा अपडेट होता है, दैट ऑल एवरीथिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ प्रॉपर डेटाबेस, राइट, ठीक है। नाउ हमें डेटाबेस की जरूरत क्या है, मतलब यार देखो, अब पुराने तरीकों से देखो तो मैं बताती हूँ, देखो हम लोग बनिए हैं, हमारे यहाँ चलते हैं गल्ले, ठीक है। अब गल्लों में क्या होता है कि उधार होता है, बहुत लोग होते हैं, शॉप्स होती है तो उधार लेने आ जाते हैं। अब उधार लेने आते हैं तो हम उनका फाइल में लिख देते हैं, चलो 10 लोगों को दे दिया, 20 लोगों को दे दिया, मान लो है कोई लाला वाला बनिया, मतलब जिनकी बहुत अच्छी दुकान चल रही है, ठीक है, बहुत तगड़ी दुकान चल रही है, 100 बंदे रोज आते हैं, 100-150 बंदे अगर रोज आएंगे तो उनका एक अपना डेटा होना चाहिए ना यार। मतलब उन लोगों को एक प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए जहाँ पे अगर उनका कोई बिल पेंडिंग है तो वो स्टोर हो जाए, वरना कोई बंदा जो दुकान चला रहा है वो कॉपी में कब तक लिखता रहेगा। 100 में से 50 बंदों ने उधार लिया, 50 के किसी के 1000 रुपए रह गए, किसी के 2000 रुपए रह गए, किसी ने 50% पेमेंट करी, 60% पेमेंट करी, आप नहीं कर सकते हो ना वो चीज़ कैलकुलेट। आपको उसके लिए एक प्रॉपर डेटाबेस चाहिए होगा, एक प्रॉपर आप उन चीज़ों को कॉपी पेन पे नहीं लिख के रख सकते हो, आप उनका रजिस्टर नहीं बना सकते हो। रैंडम एक्सेल शीट कितनी भरोगे, एक्सेल शीट कितनी भरोगे, उसमें से कहाँ ढूंढते फिरोगे फिर, ठीक है। व्हाट्सएप पे तुम लोगों को मैसेज कर दो, फिर चैट्स नीचे चली जाएंगी, किसी ने डिसअपियरिंग मैसेज लगा रखा है, नहीं, दैट्स नॉट द वे टू वर्क एक्चुअली। व्हेन यू आर टेकिंग अप अ वेरी बिग बिजनेस, यू आर सिटिंग विद अ लैक ऑफ डेटा, यू कैन नॉट हैंडल इट मैन्युअली, राइट। फॉर दैट यू विल नीड अ डेटाबेस। और यहाँ पे यही लिखा है कि नोटपैड फाइल्स, रैंडम एक्सेल शीट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, इन सबसे काम नहीं चलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, डेटा डुप्लीकेशन, ठीक है। मान लो सरस्वती नाम की एक आई मैडम, वो पहले आप बैठे हो, आपकी वाइफ बैठी है, ठीक है, अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ बैठी है, एक आंटी आई सरस्वती नाम की, वो आपसे उधार लेके चली गई, ठीक है, आपने उधार लिख दिया, वो दोबारा आई कुछ सामान लेना है और उन्होंने बताया नहीं पिछला उधार है, आपकी वाइफ बैठी थी शॉप पे, उन्होंने भी लिख दिया, ठीक है, डेटा डुप्लीकेट हो गया। अब बाद में आंटी से तुम 2 बार पैसे मांगोगे कि तुम ये लेके गई थी, ये लेके गई थी, अलग अलग चीज़ों के लिए, तो लड़ेंगी ना आंटी आके, तो डेटा डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। डेटा लॉस, मान लो तुमने कहीं लिखा है, ठीक है, तुम लिखना ही भूल गए उधार, तुम्हें लगा तुमने लिख दिया, तुम लिखना ही भूल गए, तो डेटा लॉस हो गया। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल को तुम्हारी कॉपी खो जाए, कोई उठा के ले जाए, चुरा के ले जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहाँ जाके ढूंढोगी कितने पैसे थे, किसके पैसे थे, ठीक है। हार्ड टू सर्च, जो मैंने बताया कि कितना ही ढूंढ लोगे। रिलेशनशिप का कोई मतलब डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है कि मतलब कहीं डेटा स्टोर्ड है, कहीं तुम्हारा सर्वर स्टोर्ड है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो डेटा बेस जो होता है ना, वो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। वो कहता है भैया कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक स्टोरेज दे रहा हूँ, तुम इसमें आराम से स्टोर करो और अपना काम धंधा करो। दैट इज द नीड ऑफ अ डेटा बेस, राइट। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑपरेशंस, जिसमें C stands for create, R stands for read, U stands for update and D stands for delete। अभी ये बहुत सुनने में लग रहा होगा, बट अभी जब हम आगे लेक्चर्स में जाएंगे तो हम बनाना सीखेंगे। C होता है क्रिएट, आपको टेबल क्रिएट करनी है, आपको कोई क्वेरी क्रिएट करनी है, तो आप क्रिएट यानी C का यूज़ करते हो। जब आपको डेटा में से कुछ भी रीड करना होता है, सपोज करो कि 10 बंदों का डेटा है, 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनकी स्टूडेंट ID है, उनका नाम है, उनकी ईमेल है, उनका फ़ोन नंबर है। आप सबसे पहले क्रिएट करोगे एक टेबल जिसमें आप ये सारा डेटा डालोगे, फिर उसको रीड करना है। आपसे किसी ने बोला मुझे वो वाले स्टूडेंट्स दो जिनके फ़ोन नंबर में इवन डिजिट्स आती हैं, जिनके फ़ोन नंबर में 5 इवन डिजिट्स आती हैं, ठीक है। तो अगर उस चीज़ को आपको निकालना है तो आपको रीड करना पड़ेगा ना डेटा, आपको पूरे जो पैटर्न है, पूरा जो डेटा बेस है उसमें छानना पड़ेगा कि ऐसे कौन से हैं जिनमें से 5 में इवन नंबर आता है, 5 लोगों के फ़ोन में इवन नंबर आता है, तो आपको वो चीज़ रीड करनी पड़ेगी। देन कम्स योर अपडेट।
मान लो कि आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, ठीक है, तो अब कोई बच्चा है उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है, तो अब आपको उसको अपडेट करना है। आप पुराने नंबर पे तो कॉल्स नहीं करोगे ना, अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो आपको उसका नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अपडेट ऑपरेशन यूज़ होता है। मान लो किसी 10 बच्चे में से किसी एक बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, अब उसका इन्फॉर्मेशन रख के तुम क्या करोगे, तो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है। तो क्रूड ऑपरेशन बेसिकली पूरा कॉम्पैक्ट होता है अलग अलग ऑपरेशंस का जो हम किसी डेटा पे परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल को कोड करेंगे, ठीक है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑनेस्टली इंटरव्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका एक बेसिक इंट्रो दे रही हूँ, एज आई सेड आगे लेक्चर्स में बहुत कुछ आने वाला है, तो दिस इज जस्ट अ सिंपल काम बेसिक इंट्रो, जिसमें सबसे पहले आता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये देखो मैंने बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसक्यूएल है ना वो तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस ही है, ठीक है। अब देखो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है रिलेशनल, कि जो भी आइटम उसमें आएंगी ना डेटाबेस में वो आपस में रिलेटेड होंगी, रिलेशनल होंगी, ठीक है, और एक प्रॉपर टेबल में स्टोर होंगी। ऐसे नहीं कि यार हमने की दे दी, वैल्यू दे दिया, कुछ भी हो रहा है, टेबल होगी, एक प्रॉपर टेबल होगी। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल के लिए बनाई है रिलेशनल डेटाबेस। देखो यहाँ पे एक आईडी है, आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की होती है। अगेन मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहती, प्राइमरी की हम इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि है टेबल्स एंड कीज। तो ठीक है, ये मान लो अभी के लिए सुन लो कि आईडी है, प्राइमरी की है, ये यूनिक है, ये 1 और 2 जो है ये यूनिक है, ये और किसी स्टूडेंट के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेम है और डिपार्टमेंट है। अब देखो यहाँ पे ये सब जो है ना ये पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, ये इर्द गिर्द नहीं है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, हाँ भैया 2 एम्प्लॉय 2 स्टूडेंट है, एक आईडी 1 का, एक आईडी 2 का है, एक ए है, एक बी है, एक सेल्स का, एक एचआर का है, सब कुछ क्लियरली विजिबल है, एक स्ट्रक्चर है। यही होता है तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो आपस में रिलेटेड है वो तुम्हें क्लियरली दिख जाए, दैट इज everything is in front of you in a tabular manner, in a stable manner, not random, not unstable, okay। ठीक है, अब इसका एग्जांपल होता है PostgreSQL और MySQL जो हम पढ़ रहे हैं, MySQL हम पढ़ रहे हैं वही होता है, ठीक है। अब देखो अब आता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, रिलेशनल समझ गए तो वही उसका वो विपरीत, इट्स डेटा स्टोर्ड डिफरेंटली, जेसन एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डेटा स्टोर डिफरेंटली, जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट होता है की वैल्यू, कुछ नहीं होता, कोई बड़ा कुछ नहीं है, जेसन मतलब एक की होगी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस ये मोंगो डीबी भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, मतलब जितना तुमने एसक्यूएल सुना होगा उतना ही तुमने मोंगो भी सुना होगा। मोंगो तुम्हारा मर्ज स्टैक में यूज होता है, दैट इज मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, नोड एंड रिएक्ट, ठीक है। तो मोंगो डीबी जो होता है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल, राइट। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में देखो एक यूजर नेम गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग एक नाम गिवन है, ये देखो मेरा यूजर नेम गिवन है, ये मेरा नाम गिवन है, ठीक है। मैसेजेस में देखो मैसेजेस के अंदर भी एक लिस्ट बनी है, उसके अंदर ये 2 देखो की गिवन है, वैल्यू गिवन है, की गिवन है, वैल्यू गिवन है, की गिवन है, वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कुछ नहीं है, इट इज अ की वैल्यू जेसन फॉर्मेट, ठीक है। और तुम्हें पता है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इसी फॉर्मेट के होते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी तुम देखोगे ना, यूजुअली तुम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो वो इसी फॉर्मेट में आता है। तो बस कुछ नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस से डिनोटेड होता है एंड दिस इज योर जेसन। ये होता है तुम्हारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। फाइन, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, अभी बस इतना समझ लो, इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब है डेटाबेस वर्सेस डीबीएमएस। ये है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीबीएमएस और डेटाबेस एक ही तो बात है, मतलब डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस भी डेटा को मैनेज कर रहा है, डीबीएमएस भी डेटा को ही मैनेज करेगा, इसमें कौन सी नई बात है। नहीं, देखो मैं बताती हूँ इसमें क्या नई बात है। तो डेटाबेस वर्सेस डीबीएमएस में क्या नई बात है, डेटाबेस भी डेटा को ही मैनेज कर रहा है और डीबीएमएस भी डेटा को ही मैनेज कर रहा है, क्या बड़ी बात है, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो डेटाबेस है तुम्हारा कि जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। डेटाबेस है तुम्हारा कि तुम्हारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, राइट। और जो डीबीएमएस है वो एक सॉफ्टवेयर है जो इस, अब एक बात बताओ, हमने बोला कि डेटाबेस जो होता है वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हमने बोला डेटाबेस डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। अब मैंने तुम्हें ये तो बोल दिया कि हाँ यार डेटाबेस है और हमारा जो डेटा है वो उस डेटाबेस में मैनेज हो रहा है, ठीक है। मैंने ये चीज़ बोल दी, हमारा जो डेटा है वो उस डेटाबेस में मैनेज हो रहा है, लेकिन डेटाबेस को भी तो कोई मैनेज करेगा, इतना सारा डेटा तुम कहीं भर दोगे तो उसको भी तो कोई मैनेज करेगा। तो वही होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
तो ये ध्यान रखना दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस मैनेज अ डेटाबेस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। पढ़ लो एक बार, कोई पूछेगा तो तुम बता दोगे इजीली। अब देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑनेस्टली। तुम किसी लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में बहुत तरह की बुक्स होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की होती हैं। तो जो डेटाबेस होता है वो तुम्हारी सारे तरह की जो बुक्स है उनको सेव कर लेता है एज अ डेटाबेस, एज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो डीबीएमएस होता है वो तुम्हारा एक लाइब्रेरियन है। अब तुमने बुक्स लाइब्रेरी में एक कमरे में भर दी तो रखी रखी उनमें धूल भर जाएगी, वो कोई फट जाएगी, कोई खींचेगा दूसरी बुक गिर जाएगी, तो वो ऐसे ही थोड़ी रहेगा यार, उसको कोई ना कोई संभालेगा ना, सब उसको कोई मतलब देखेगा, उसकी देख रेख कोई करेगा। तो वही एक लाइब्रेरियन दे देते हैं कि हाँ भाई आप रिकॉर्ड रखो कौन कौन सी बुक ले जा रहा है, उसको रिमाइंड कराते रहो, जो खराब हो गई है उनको रिप्लेस कर दो। तो डीबीएमएस वही एक लाइब्रेरियन है जो उन बुक्स को मैनेज करेगा। सिमिलरली जो डेटाबेस होता है वो सिर्फ एक कलेक्शन होता है, लेकिन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो उस कलेक्शन का टेक केयर करता है। ठीक है, नाइस। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक अच्छा और लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेरी। व्हाट इज अ क्वेरी? तुमने सुना होगा एसक्यूएल में क्वेरीज होती हैं। ठीक है, तो क्वेरी एक रिक्वेस्ट होती है टू गेट, या तो लेने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए डेटा को फ्रॉम अ डेटाबेस। ठीक है, तुम्हारे पास कोई डेटाबेस गिवन है, उसमें से तुम्हें या तो कोई क्वेरी मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर डिमांड है तुम्हारी, तुम्हें वो गेट करनी है, या तुम्हें उस डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं, तो उस चीज के लिए तुम्हें क्वेरी पास करते हो, उसे कहते हैं क्वेरी। ठीक है, क्वेरी क्या होता है? सिंपल लाइन में बोलो तो क्वेरी एक कमांड होता है विच इज यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। क्वेरी सिर्फ एक कमांड होता है कि जो डेटाबेस से बोलता है हाँ यार अब मेरे को यहाँ ये चेंज करके दे दो, या मेरे को ये चीज उठा के दे दो, मुझे ये डिलीट करना है। वही जो क्रूड ऑपरेशंस मैंने बताया कि क्वेरी सिर्फ एक कमांड होता है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो। तुम्हारे पास एक नेम गिवन है, आईडी गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स गिवन है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये है तुम्हारी क्वेरी। ठीक है, ये तुम्हारी एक क्वेरी है। क्वेरी बेसिकली तुम्हारी एक डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड कह लो या कमांड कह लो, डिमांड कह लो या कमांड कह लो। शो मी स्टूडेंट्स विद मार्क्स ग्रेटर देन 95। ठीक है, अब यही चीज है, ये इंग्लिश में लिखी है। अब इसी के आगे तुम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, मान लो ये एम्प्लॉयज टेबल है। ठीक है, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, ये चीज लिख दो, ये तुम्हारी एसक्यूएल की क्वेरी बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है कि तुमसे बोला है शो मी द स्टूडेंट्स विद मार्क्स ग्रेटर देन 90। सिंपली तुम्हारा ये वाला या तो नाम शो हो जाएगा या ये पूरा ऐसे, वो डिपेंड करता है तुम क्या पास करो, तुम्हें पूरा ऐसे ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेरी कुछ नहीं है, क्वेरी सिर्फ एक कमांड या डिमांड है जो तुम डेटाबेस को इंटरेक्ट कराते हो, हाँ भैया हमें ये चीज चाहिए, और डेटाबेस तुम्हें वो रिटर्न कर देता है। आई गेस डेटाबेस के बारे में इतना तुमने जान लिया है अब तक, तो बहुत होगा। बाकी हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही कुछ है। तो एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने इसके नोट्स नहीं लिए हैं तो तुम पूरा लेक्चर देख चुके होंगे, एक बार जाके इन चीज़ों के नोट्स ले लो ज़रूर, क्योंकि नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। एंड या आई थिंक यू लाइक दिस लेक्चर। कोई भी डाउट हो, कोई भी तुम्हारे मन में क्वेरी हो या कोई भी नॉलेज हो इसके अपार्ट जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो बियॉन्ड दिस, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। तुम मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। एंड या लेट्स मीट इन द अनदर लेक्चर।